शिशुनाग वंश प्राचीन मगध साम्राज्य में एक विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण। एक परिचय। मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश का स्थान। मगध साम्राज्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक केंद्रीय शक्ति के रूप में उभरा, जिसने 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तरी भारत के राजनीतिक और सैन्य परिदृश्य को आकार दिया। इस उत्कर्ष की प्रक्रिया में कई राजवंशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें शिशुनाग वंश का स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये राजवंश मगध पर शासन करने वाला चौथा प्रमुख वंश था, जिसने प्रद्योत और हर्यक वंशों के बाद सत्ता संभाली। शिशुनाग वंश ने मगध को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करने और उसके क्षेत्रीय विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे साम्राज्य की नींव और मजबूत हुई। शिशुनाग वंश का कार्यकाल लगभग 413 बीसी से 345 बीसी तक रहा, जिसने लगभग 68 वर्षों की अवधि तक मगध पर शासन किया। यह अवधि प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करती है। ये वंश उत्तर वैदिक काल और महाजनपदों के युग के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है, जो मगध को मौर्य साम्राज्य के उदय की दहलीज तक ले गया। मगध के उत्थान की प्रक्रिया किसी एक राजवंश के प्रयासों का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह विभिन्न शासक वंशों द्वारा किए गए क्रमिक विस्तार और सुदृढ़ीकरण का परिणाम थी। हर्यक शासकों जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु ने जिस प्रक्रिया को शुरू किया था, उसे शिशुनाग और कालाशोक जैसे शासकों ने आगे बढ़ाया। शिशुनाग वंश ने इस निरंतरता में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया, विशेषकर अवंती जैसे बड़े और शक्तिशाली राज्य के विलय के माध्यम से। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि मगध की सफलता केवल व्यक्तिगत शासकों की शक्ति पर निर्भर नहीं थी, बल्कि एक मजबूत संस्थागत और भौगोलिक आधार पर भी आधारित थी, जिसे समय के साथ विकसित किया गया था। शिशुनाग वंश ने इस नींव को और मजबूत किया, जिससे बाद में नंद और मौर्य जैसे विशाल साम्राज्यों का उदय संभव हो सका। 2. शिशुनाग वंश की स्थापना और प्रारंभिक शासक। हर्यक वंश का पतन और नागदशक का अंत। शिशुनाग वंश का उदय हर्यक वंश के पतन के साथ जुड़ा हुआ है। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे, जिन्हें ऐतिहासिक स्रोतों में अत्यंत विलासी और निर्बल बताया गया है। हर्यक वंश के शासकों, विशेषकर बिंबिसार से नागदशक तक पर अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठने का आरोप था, जिसके कारण उन्होंने जनता का व्यापक समर्थन खो दिया था। नागदशक की अयोग्यता और शासन में शिथिलता के कारण जनता में व्यापक असंतोष फैल गया। इस स्थिति में प्रजा ने नागदशक को पदच्युत कर उसके अमात्य मंत्री शिशुनाग को शासक के रूप में चुना। ये घटना दर्शाती है कि प्राचीन मगध में शासक की वैधता केवल वंशानुगत उत्तराधिकार पर आधारित नहीं थी, बल्कि जनता के समर्थन और शासक की क्षमता पर भी निर्भर करती थी। शिशुनाग का उदय एक प्रकार के जन चयन या कम से कम जनता की स्वीकृति का प्रतीक है, जो उस समय की राजशाही व्यवस्था में एक उल्लेखनीय पहलू है। ये घटना प्राचीन भारतीय राजतंत्रों में जनमत के महत्व को रेखांकित करती है और ये बताती है कि कैसे जनता का असंतोष एक राजवंश के पतन और एक नए राजवंश के उदय का कारण बन सकता था। शिशुनाग का उदय और वंश की नींव 413/412 ही। नागदशक के शासनकाल में फैली अव्यवस्था और जनता के असंतोष का लाभ उठाते हुए शिशुनाग ने 413 बीसी में हर्यक वंश के अंतिम शासक महाराजा नागदशक की हत्या कर शिशुनाग राजवंश की स्थापना की। कुछ स्रोतों में ये तिथि 412 बीसी भी बताई गई है। शिशुनाग संभवतः नागदशक का प्रधान सेनापति या बनारस का गवर्नर था और उसका सेना पर पूर्ण नियंत्रण था, जिसने उसे सत्ता पर काबिज होने में मदद की। शिशुनाग की पृष्ठभूमि को लेकर स्रोतों में कुछ भिन्नता है। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी का पुत्र था, जबकि पुराणों में उसे क्षत्रिय बताया गया है। शिशुनाग ने लगभग 18 वर्षों तक शासन किया, हालांकि कुछ पुराणों में उसके 40 वर्षों के शासनकाल का उल्लेख मिलता है। शिशुनाग ने इस जनसमर्थन का लाभ उठाकर अपनी सत्ता को मजबूत किया और मगध को एक स्थिर आधार प्रदान किया। शिशुनाग की प्रमुख विजय और राजधानी नीति। शिशुनाग के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अवंती के साथ युद्ध और उस पर उसकी निर्णायक विजय थी। उसने प्रद्योत वंश के शासकों को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। अवंती की यह विजय शिशुनाग की महान सफलता मानी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप मगध साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार बंगाल की सीमा से लेकर मालवा तक हो गया। अवंती के विलय से न केवल मगध का भौगोलिक विस्तार हुआ, बल्कि यह वत्स पर भी नियंत्रण स्थापित करने में सहायक हुआ, क्योंकि वत्स अवंती के अधीन था। इतिहासकारों का अनुमान है कि इस समय कौशल भी मगध की अधीनता में आ गया था। यह दर्शाता है कि शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था, जिसने उत्तर भारत के कई प्रमुख राजतंत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। अवंती विजय केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि मगध के लिए एक सुविचारित रणनीतिक लाभ था। अवंती के विलय से पाटलिपुत्र से पश्चिमी देशों तक व्यापार के नए रास्ते खुल गए।
पश्चिमी व्यापार मार्गों पर नियंत्रण ने मगध की आर्थिक समृद्धि को और बढ़ावा दिया, जो बाद के साम्राज्यों के लिए एक मजबूत आधार बना। यह इंगित करता है कि शिशुनाग की विजय केवल क्षेत्रीय विस्तार तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा थी जिसका उद्देश्य मगध की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना था। राजधानी के संदर्भ में शिशुनाग ने मगध की प्राचीन राजधानी गिरिव्रज राजगृह के साथ साथ वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। वज्रियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वैशाली को एक प्रमुख राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। ये राजधानी नीति साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की शिशुनाग की रणनीति का हिस्सा थी। 3 प्रमुख शासक कालाशोक और उनके उत्तराधिकारी। महाराजा कालाशोक का कवर्ण का शासनकाल और उपलब्धियां। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक मगध का शासक बना। बौद्ध ग्रंथों में उसे कालाशोक के नाम से जाना जाता है, जबकि पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। उसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि राजधानी का पुनः स्थानांतरण था। कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक शासक उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर की थी, जो इसे व्यापार और सुरक्षा दोनों के लिए एक आदर्श रणनीतिक स्थान बनाती थी। कालाशोक का इसे पुनः राजधानी बनाना इस रणनीतिक महत्व की पुष्टि करता है। कालाशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 383 बीसी में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन था। ये संगीति सबाकामी की अध्यक्षता में हुई थी और बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। ये घटना दर्शाती है कि शिशुनाग वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, जिससे मगध में धार्मिक गतिविधियों और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिला। यह इंगित करता है कि शिशुनाग वंश के शासक न केवल सैन्य विस्तार में रुचि रखते थे, बल्कि राज्य की प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक धार्मिक विकास के प्रति भी जागरूक थे। पाटलिपुत्र का केंद्रीय स्थान मगध के राजनीतिक केंद्रीकरण और आर्थिक समृद्धि में सहायक बना, जबकि बौद्ध धर्म का संरक्षण शासकों की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है, जो मगध को एक प्रमुख बौद्ध केंद्र बनाने में सहायक था। कालाशोक के बाद के शासक और उनके शासनकाल का संक्षिप्त विवरण। महाबोधिवंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने उसके बाद मगध पर लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। इन पुत्रों ने मिलकर शासन किया, जिससे मगध का विस्तार और समृद्धि हुई। शिशुनाग वंश की शासक सूची में महाराजा क्षेमधर्मन 12 वर्ष, महाराजा क्षत्रौजस 10 वर्ष और महाराजा नंदिवर्धन 6 वर्ष जैसे कुछ प्रमुख उत्तराधिकारियों का उल्लेख मिलता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदन या महानंद था। तालिका 1 शिशुनाग वंश के शासकों की सूची और शासनकाल। शासक का नाम, शासनकाल पू शासन अवधि, वर्षों में महत्वपूर्ण घटनाएं, टिप्पणी। पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 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 पूर्णविराम। महाराजा शिशुनाग 413/412 395 18। कुछ स्रोतों में 40 वंश का संस्थापक, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या की, अवंती, वत्स और कौशल पर विजय, गिरिव्रज और वैशाली को राजधानी बनाया। महाराजा कालाशोक का कवर्ण 395 377। कुछ स्रोतों में 394-366 18। कुछ स्रोतों में 28। महाराजा शिशुनाग का पुत्र, राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 पूर्णविराम। महाराजा क्षेमधर्मन 377 365 12। महाराजा कालाशोक का पुत्र, महाराजा क्षत्रौजस 365 355 10। महाराजा क्षेमधर्मन का पुत्र, महाराजा नंदिवर्धन 355 349 6। महाराजा क्षत्रौजस का पुत्र, महानंदन 349 345 4। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महापद नंद द्वारा हत्या कर दी गई। ये तालिका प्राचीन भारतीय इतिहास में शासकों और उनके शासनकाल की तिथियों की जटिलता और भिन्नता को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। यह पाठकों को विभिन्न शासकों के शासनकाल की अवधि की तुलना करने और उत्तराधिकार के क्रम को समझने में मदद करती है, साथ ही उन अंतरालों को भी उजागर करती है जहां जानकारी कम स्पष्ट है, जैसे कालाशोक के 10 पुत्रों का सामूहिक शासन। ये रिपोर्ट के भीतर उल्लिखित घटनाओं को विशिष्ट शासकों के साथ जोड़ने के लिए एक त्वरित संदर्भ बिंदु भी प्रदान करती है, जिससे ऐतिहासिक संदर्भ को समझना आसान हो जाता है। 4 भौगोलिक विस्तार और प्रशासनिक व्यवस्था। शिशुनाग वंश के अधीन मगध का साम्राज्य विस्तार। शिशुनाग वंश के शासकों ने मगध साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिशुनाग स्वयं एक शक्तिशाली शासक था जिसने उत्तर भारत के कई प्रमुख राजतंत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया।
उसने अवंती, वत्स और संभवतः कौशल जैसे राज्यों को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया, जिससे मगध का भौगोलिक विस्तार बंगाल की सीमा से लेकर मालवा तक हो गया। कालाशोक और उसके बाद उसके 10 पुत्रों ने भी मगध साम्राज्य को मजबूत किया और उसके विस्तार में योगदान दिया। यह विस्तार मगध को एक क्षेत्रीय शक्ति से एक बड़े साम्राज्य में बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा था। राजधानियों का रणनीतिक महत्व और परिवर्तन। शिशुनाग वंश के दौरान मगध की राजधानियों में परिवर्तन का रणनीतिक महत्व था। शिशुनाग ने मगध की प्राचीन राजधानी गिरिव्रज राजगृह के साथ साथ वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। वैशाली को विशेष रूप से वज्जियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक प्रमुख राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। बाद में कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र का गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित होना इसे व्यापार और सुरक्षा दोनों के लिए एक आदर्श केंद्र बनाता था। राजधानियों का ये परिवर्तन मगध के शासकों की दूरदर्शिता और साम्राज्य के भौगोलिक और राजनीतिक नियंत्रण को अधिकतम करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। ये केवल एक प्रशासनिक सुविधा नहीं थी, बल्कि एक सैन्य और आर्थिक रणनीति थी जो मगध के केंद्रीकरण और शक्ति को मजबूत करती थी। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मगध के शासकों ने अपनी राजधानी के स्थान का चयन रणनीतिक उद्देश्यों जैसे सैन्य नियंत्रण, व्यापारिक लाभ, सुरक्षा के लिए किया। यह मगध के शहरी और प्रशासनिक विकास के कालक्रम को समझने में मदद करता है, विशेष रूप से शिशुनाग वंश के दौरान हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को उजागर करता है। तालिका 2, मगध की राजधानियां और उनका परिवर्तन शिशुनाग वंश के संदर्भ में। राजधानी का नाम संबंधित शासक वंश अवधि की। महत्व, पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 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 पूर्णविराम। गिरिव्रज राजगृह शिशुनाग वंश प्रारंभिक 413 ही के बाद मगध की प्राचीन राजधानी शिशुनाग के शासनकाल में भी उपयोग में रही। वैशाली शिशुनाग 413 ही के बाद वज्जियों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु विकसित शिशुनाग की प्रमुख राजधानी बनी। पाटलिपुत्र कालाशोक 395 के बाद उदयन द्वारा स्थापित कालाशोक द्वारा पुनः स्थायी राजधानी बनाया गया। गंगा और सोन के संगम पर स्थित होने के कारण व्यापार और सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण। प्रशासनिक केंद्रीकरण और राज्य संचालन के प्रमुख पहलू। मगध साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता उसका राजनीतिक केंद्रीकरण था। शिशुनाग और नंद वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र का विकास हुआ और राज्य का सुचारू संचालन संभव हो सका। हालांकि शिशुनाग वंश के प्रशासन पर बहुत विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह माना जा सकता है कि उन्हें बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे पूर्ववर्ती हर्यक शासकों द्वारा स्थापित प्रशासनिक सुधारों का लाभ मिला होगा। इन सुधारों में कुशल कर संग्रह प्रणाली, कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण और एक संगठित सेना का रखरखाव शामिल था। प्रशासनिक व्यवस्था में ग्रामभोजक जैसे पदाधिकारी शामिल थे, जो गांवों में शांति व्यवस्था बनाए रखने और लगान वसूली का काम करते थे। दंड प्रणाली में मृत्यु दंड, अंग भंग और शारीरिक यातना देने की प्रथा प्रचलित थी। स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया गया था, लेकिन उन पर केंद्रीय सरकार का प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा गया था। इसके अतिरिक्त यातायात और संचार व्यवस्था को भी विकसित किया गया था, जो एक बड़े और विस्तारित साम्राज्य के कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक था। 5. सामाजिक और आर्थिक स्थिति। कृषि, व्यापार और प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका। मगध की आर्थिक संपन्नता उसके उत्थान में एक महत्वपूर्ण कारक थी। मगध का क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था, जहां प्रचुर वर्षा के कारण कम परिश्रम में भी अधिक उपज होती थी। इस कृषि अधिशेष ने राज्य और सेना दोनों को मजबूत किया, क्योंकि चावल और अनाज जैसी फसलें शासकों के लिए धन और कराधान का एक अनिवार्य स्रोत बन गईं। गंगा और सोन नदियों के बीच मगध की रणनीतिक स्थिति ने खेती और व्यापार दोनों में आसानी प्रदान की। अतिरिक्त कृषि उत्पादन ने व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। मगध उत्तर और दक्षिण भारत के बीच व्यापार मार्गों के लिए एक महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में कार्य करता था, जिससे राज्य को पर्याप्त व्यापार राजस्व प्राप्त होता था। इस क्षेत्र में लोहे का प्रयोग विशेष रूप से प्रमुख था, जिसने हथियार निर्माण में सहायता की। राजगृह के पास लोहे के प्रचुर भंडार थे, जिससे धातु के औजारों का निर्माण संभव हुआ। इन औजारों ने जंगलों को साफ करने और कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे मगध की आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई। ये संयोजन कृषि अधिशेष, हथियार निर्माण और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण की अनुमति देता था। यह आर्थिक आत्मनिर्भरता और समृद्धि मगध के सैन्य विस्तार और राजनीतिक केंद्रीकरण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती थी।
मगध का उत्थान केवल सैन्य विजय या कुशल शासकों का परिणाम नहीं था, बल्कि इसकी अंतर्निहित आर्थिक शक्ति का भी परिणाम था। शिशुनाग वंश ने इस आर्थिक आधार का लाभ उठाया और इसे और मजबूत किया, जिससे राज्य की स्थिरता और विस्तार संभव हो सका। लोहे के औजारों का उपयोग कृषि उत्पादकता और सैन्य शक्ति दोनों को बढ़ाता था, जो एक महत्वपूर्ण कारण प्रभाव संबंध को दर्शाता है। शहरीकरण और आर्थिक समृद्धि के कारक। शिशुनाग वंश के दौरान सिक्कों के प्रचलन, नए उद्योगों की स्थापना और नगरों के विकास से राज्य की आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हुई। शिशुनाग वंश के शासकों ने भी मगध के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाटलिपुत्र और राजगृह जैसे प्रमुख कस्बे और शहर व्यापारिक कॉलोनियों और बाजारों के साथ बड़े शहरी केंद्रों में विकसित हुए। ये शहर व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और शासन के केंद्र बन गए, जिससे राज्य को अत्यधिक लाभ हुआ। शहरीकरण की यह प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों के केंद्रीकरण और राज्य के राजस्व में वृद्धि का संकेत थी। बौद्ध और जैन धर्म का सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। मगध साम्राज्य ने बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस अवधि में मगध में मठों और स्तूपों का निर्माण हुआ, जो धार्मिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र बने। जैन साहित्य में भी मगध की सामाजिक आर्थिक स्थिति का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस क्षेत्र में जैन धर्म का विकास विशेष रूप से नंद वंश के शासन के दौरान हुआ, जब महापद्मनंद ने जैन परंपराओं को अपनाया और जैन कला का संरक्षण किया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म भी इसी क्षेत्र में हुआ था। यह दर्शाता है कि प्राचीन मगध में राज्य और धर्म के बीच एक सहजीवी संबंध था। शासकों का संरक्षण धर्मों को फलने फूलने में मदद करता था, जबकि धर्मों का प्रसार सामाजिक व्यवस्था और शासकों की वैधता को मजबूत करने में सहायक हो सकता था। यह मगध की सांस्कृतिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू था। बौद्ध और जैन धर्मों ने मगध की संस्कृति को समृद्ध किया और समाज के नैतिक और दार्शनिक ताने बाने को प्रभावित किया। 6. शिशुनाग वंश का पतन और नंद वंश का उदय। वंश के अंतिम शासक और पतन के कारण। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदन या महानंद था। शिशुनाग के बाद इस वंश में कोई अन्य योग्य शासक नहीं हुआ, हालांकि कालाशोक के 10 पुत्रों ने 22 वर्षों तक शासन किया और मगध को मजबूत किया। अंतिम शासक महानंदन की कमजोरी ने वंश के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। शिशुनाग वंश का पतन अंतिम शासक महानंदन की हत्या और महापद्मनंद द्वारा नंद वंश की स्थापना से हुआ। ये हर्यक वंश के पतन नागदशक की हत्या के समान ही सत्ता के हिंसक हस्तांतरण को दर्शाता है। महापद्मनंद द्वारा नंद वंश की स्थापना। नंद वंश की स्थापना 345 बीसी में महापद्मनंद के द्वारा शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महाराजा महानंदन की हत्या करने के बाद की गई थी। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला और भारत का प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट कहा गया है। उसने सभी क्षत्रिय कुलों के राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य का काफी विस्तार किया और इसे लगभग पूरे उत्तर भारत में फैला दिया, कलिंग पर भी विजय प्राप्त की। सत्ता हस्तांतरण में इस प्रकार की हिंसा और सामाजिक गतिशीलता प्राचीन मगध के राजनीतिक परिदृश्य की अस्थिरता को दर्शाती है, जहां सत्ता अक्सर हिंसा और धोखे के माध्यम से बदलती थी। कुछ यूनानी स्रोतों जैसे रोमन इतिहासकार कर्टियस के अनुसार नंद वंश का संस्थापक एक नाई का पुत्र था, जिसने शिशुनाग की पत्नी को बहकाकर शिशुनाग और उसके बेटों की हत्या कर दी। यह विवरण, भले ही इसकी ऐतिहासिक सटीकता पर बहस हो, प्राचीन मगध में सामाजिक गतिशीलता और सत्ता प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली क्रूर रणनीतियों को इंगित करता है, जहां निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकते थे। ये सुझाव देता है कि नंद वंश का उदय केवल एक वंश का दूसरे की जगह लेना नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति भी हो सकती थी, जहां पारंपरिक क्षत्रिय शासकों को गैर क्षत्रिय पृष्ठभूमि के शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा चुनौती दी गई थी। यह मगध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने एक नए प्रकार के साम्राज्य की नींव रखी, जो मौर्य साम्राज्य के उदय का अग्रदूत बना। 7. ऐतिहासिक स्रोत और व्याख्या। शिशुनाग वंश के इतिहास के प्रमुख स्रोत। शिशुनाग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन भारतीय और विदेशी स्रोतों से प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ जैसे महावंश, महाबोधिवंश और दिव्यादान इस वंश के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, महावंश में शिशुनाग को लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी का पुत्र बताया गया है, जबकि पुराणों में उसे क्षत्रिय कहा गया है। कालाशोक का नाम बौद्ध ग्रंथों में कालाशोक और पुराणों में काकवर्ण मिलता है। इसके अतिरिक्त बाणभट्ट रचित हर्षचरित में काकवर्ण की हत्या उसके पुत्र महापद्मनंद द्वारा चाकू मारकर किए जाने का उल्लेख है।
यूनानी इतिहासकार कर्टियस के विवरण भी नंद वंश के उदय और शिशुनाग वंश के पतन के संदर्भ में कुछ जानकारी प्रदान करते हैं, हालांकि उनकी सटीकता पर बहस होती है। विभिन्न स्रोतों में मतभेद और उनकी व्याख्या। शिशुनाग वंश के इतिहास के पुनर्निर्माण में विभिन्न स्रोतों में पाए जाने वाले मतभेद एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, शिशुनाग वंश की स्थापना की तिथि 413 बीसी और 412 बीसी दोनों मिलती है। शिशुनाग के शासनकाल की अवधि भी बौद्ध ग्रंथों में 18 वर्ष और पुराणों में 40 वर्ष बताई गई है। इसी तरह कालाशोक के शासनकाल के लिए भी 18 और 28 वर्ष के आंकड़े मिलते हैं। उत्तराधिकार और वंश के पतन की कहानी में भी विरोधाभास मौजूद है। एक और हर्षचरित कहता है कि कालाशोक की हत्या उसके पुत्र महापद्मनंद ने की थी। दूसरी ओर अधिकांश बौद्ध और पौराणिक स्रोत बताते हैं कि नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन की हत्या करके की थी, जो यह इंगित करता है कि कालाशोक के बाद महानंदिन अंतिम शासक था। तीसरा, रोमन इतिहासकार कर्टियस के अनुसार नंद वंश का संस्थापक, जिसे धनानंद का पिता और एक नाई बताया गया है, ने शिशुनाग की पत्नी को बहकाकर शिशुनाग और उसके बेटों की हत्या कर दी। यह विवरण अन्य भारतीय स्रोतों से पूरी तरह भिन्न है। नंद वंश की अवधि के संबंध में भी पुराणों में 100 वर्षों का उल्लेख है, महापद्मनंद का 88 और उसके पुत्रों का 12, जो ऐतिहासिक रूप से संभव नहीं लगता। शिशुनाग वंश के बारे में जानकारी के लिए बौद्ध ग्रंथों, पुराणों और यूनानी विवरणों जैसे विभिन्न स्रोतों पर निर्भरता एक ही समय में समृद्धि और चुनौती दोनों प्रस्तुत करती है। जबकि ये स्रोत हमें एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, उनमें अक्सर महत्वपूर्ण विरोधाभास होते हैं, विशेषकर समयकाल, उत्तराधिकार और सत्ता हस्तांतरण के विवरणों में। इन मतभेदों को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की प्रकृति के रूप में समझा जाना चाहिए। बौद्ध ग्रंथ धार्मिक दृष्टिकोण से लिखे गए थे, पुराणों में वंशावली और किंवदंतियों का मिश्रण है, जबकि यूनानी विवरण विदेशी पर्यवेक्षकों के हैं और उनमें कुछ हद तक पूर्वाग्रह या गलतफहमी हो सकती है। इन सभी स्रोतों को आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करना और उनकी सीमाओं को समझना आवश्यक है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण की जटिलता को दर्शाता है। इतिहासकारों को इन विरोधाभासी विवरणों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना होता है, उनकी विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना होता है और एक सुसंगत कथा बनाने के लिए विभिन्न साक्ष्यों को एकीकृत करना होता है। यह इंगित करता है कि शिशुनाग वंश का इतिहास पूरी तरह से निश्चित नहीं है और इसमें व्याख्या के लिए गुंजाइश है, जो अकादमिक चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष: शिशुनाग वंश ने प्राचीन मगध साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा। लगभग 413 ईसा पूर्व से 345 बीसी तक शासन करते हुए इस वंश ने हर्यक वंश के पतन के बाद मगध की राजनीतिक स्थिरता को बहाल किया और उसके साम्राज्यवादी विस्तार को जारी रखा। शिशुनाग ने स्वयं अवंती, वत्स और संभवतः कौशल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों को मगध में एकीकृत करके साम्राज्य की सीमाओं को बंगाल से मालवा तक विस्तृत किया। यह विस्तार केवल सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि मगध की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक सुविचारित कदम था, विशेषकर पश्चिमी व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के माध्यम से। महाराजा कालाशोक, शिशुनाग के उत्तराधिकारी, ने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाकर उसकी रणनीतिक और आर्थिक महत्ता को पुनः स्थापित किया। उनके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन मगध में बौद्ध धर्म के प्रति राजकीय संरक्षण और सांस्कृतिक विकास को दर्शाता है। शिशुनाग वंश के शासकों ने मगध के भौगोलिक लाभों जैसे उपजाऊ कृषि भूमि और लौह अयस्क के भंडारों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया, जिससे आर्थिक समृद्धि और सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई। इस अवधि में शहरीकरण और व्यापारिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिला। हालांकि शिशुनाग वंश का अंत भी मगध के इतिहास में सत्ता के हिंसक हस्तांतरण की एक और कड़ी बना। अंतिम शासक महानंदिन की हत्या कर महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की, जिसने मगध को एक नए चरम पर पहुंचाया। शिशुनाग वंश का इतिहास हमें प्राचीन भारतीय राजतंत्रों की जटिलताओं, जनमत के महत्व, रणनीतिक राजधानी परिवर्तनों के उद्देश्य, भौगोलिक लाभों के आर्थिक प्रभाव और राज्य धर्म के सहजीवी संबंधों को समझने में मदद करता है।